महान स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस की जीवनी पर आधारित धारावाहिक नेताजी। आइए सुनते हैं 8वीं कड़ी। ताइहोंकू में दोपहर लगभग 2:30 बजे जैसे ही बोस को ले जाने वाला विमान अपने सामान्य टेक ऑफ मार्ग से रवाना हुआ, विमान में सवार यात्री इंजन में खराबी जैसी गड़गड़ाहट की आवाज से चौंक गए। टर्मेक पर पर्यवेक्षक यांत्रिकी ने विमान से एक वस्तु को गिरते हुए देखा, जिसे पोर्टसाइड इंजन या प्रोपेलर के साथ उसके टुकड़े के रूप में पहचाना गया। नतीजतन विमान अचानक अपने रास्ते से भटक गया, गलत तरीके से नीचे उतरा और अंततः एक विनाशकारी दुर्घटना का शिकार हो गया, 2 हिस्सों में टूट गया और भीषण आग में बदल गया। यात्रियों में सम्मानित मुख्य पायलट, सह पायलट और जापानी क्वांटून सेना के एक प्रमुख व्यक्ति लेफ्टिनेंट जनरल सुनामासा शिदेई भी शामिल थे, जिन्हें बोस की ओर से मंचूरिया में सोवियत सेना के साथ बातचीत करने का महत्वपूर्ण कार्य सौंपा गया था। दुखद बात यह है कि इस घटना के परिणामस्वरूप कुछ लोगों की तत्काल मृत्यु हो गई, जिससे बोस के सहायक हबीबुर रहमान सदमे और अस्थायी बेहोशी की स्थिति में चले गए। बोस हालांकि सचेत और सुरक्षित थे, दुर्भाग्य से गैसोलीन में भीग गए थे। भागने की बेताब कोशिश में रहमान और बोस ने शुरू में पीछे के रास्ते से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन सामान के कारण उनका रास्ता अवरुद्ध हो गया। कोई अन्य विकल्प नजर नहीं आने पर उन्होंने आग की लपटों पर काबू पाने और सामने से भागने का साहसी निर्णय लिया। जैसे ही ग्राउंड स्टाफ विमान के पास पहुंचा, उन्हें 2 व्यक्तियों का भयावह दृश्य दिखाई दिया जो उनकी ओर लड़खड़ा रहे थे, जिनमें से एक दुखद रूप से मानव मशाल में बदल गया था। ये बोस स्वयं थे। उनकी पोशाक गैसोलीन से भरी हुई थी, जो तुरंत तीव्र आग की चपेट में आ गई। रहमान और कुछ अन्य लोग आग बुझाने में कामयाब रहे, लेकिन नुकसान हो चुका था। बोस का चेहरा और सिर गंभीर रूप से जल गया था। चिकित्सा सहायता के लिए तत्काल बोली में बोस और अन्य यात्रियों को तुरंत नानमोन सैन्य अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर योशिमी ने बोस के 3rd डिग्री जलने की सीमा को देखकर उनके जीवित रहने के बारे में गंभीर संदेह जताया। हालांकि डॉक्टर योशिमी ने डॉक्टर तसुरुता की अमूल्य सहायता से उपचार करने में कोई समय बर्बाद नहीं किया। बोस के शरीर की सावधानीपूर्वक देखभाल की गई, कीटाणुनाशक और मलहम लगाने से लेकर उनके घावों की सावधानीपूर्वक पट्टी बांधने तक। अपने कमजोर दिल को सहारा देने के लिए बोस को नियमित अंतराल पर वीटा कैम्फर और डिजिटामाइन के कई इंजेक्शन मिले। तरल पदार्थों की तीव्र हानि को ध्यान में रखते हुए रिंग के घोल का अंतःशिरा प्रशासन शुरू किया गया। इसके अतिरिक्त डॉक्टर इशी द्वारा रक्त आधान किया गया। इस गंभीर स्थिति के बीच एक अर्दली, काजुओ मित्सुई और समर्पित नर्सों की उपस्थिति ने आवश्यक सहायता प्रदान की। आश्चर्य की बात यह है कि बोस का सिर गंभीर चोटों से अप्रभावित रहा। इस तथ्य ने परिस्थितियों को देखते हुए डॉक्टर योशिमी को आश्चर्यचकित कर दिया। समय आने पर मेहनती चिकित्सा देखभाल प्राप्त करने के बावजूद बोस बेहोशी की हालत में मर गए। एक संक्षिप्त अवधि के बाद शनिवार 18 अगस्त 1945 की शाम 9 से 10 बजे स्थानीय समय के बीच बोस 48 वर्ष की अल्पायु में शालीनतापूर्वक इस दुनिया से चले गए। 2 दिन बाद 20 अगस्त 1945 को बोस के पार्थिव शरीर का प्रतिष्ठित ताइहोंकू शमशान में श्रद्धापूर्वक अंतिम संस्कार किया गया। इसके 3 दिन बाद प्रतिष्ठित जापानी समाचार एजेंसी डोट्रोजे ने गंभीरता से बोस और शिदिया दोनों के निधन की घोषणा की। 7 सितंबर को लेफ्टिनेंट तात्सुओ हयाशिदा की निगरानी में बोस की पवित्र राख को श्रद्धापूर्वक टोक्यो ले जाया गया। अगली सुबह इन प्रतिष्ठित अवशेषों को आरएसएस के आदरणीय अध्यक्ष सम्मानित राम मूर्ति की उपस्थिति में टोक्यो में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग को सम्मानपूर्वक प्रस्तुत किया गया। उचित समय पर 14 सितंबर को टोक्यो में एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्मारक सेवा आयोजित की गई,
जिसके बाद टोक्यो में निचिरेन बौद्ध धर्म के रेनकोजी मंदिर के पुजारी को राख सौंपी गई। इस पवित्र मंदिर में ही उन्हें समय की सीमाओं से परे जाकर शाश्वत विश्राम मिला है। आईने कर्मी अविश्वास, सदमे और आघात से भरे हुए थे, विशेष रूप से मलाया और सिंगापुर के युवा तमिल भारतीयों को प्रभावित कर रहे थे, जो संगठन में भर्ती किए गए अधिकांश नागरिक थे। आईने में पेशेवर सैनिकों, जिनमें ज्यादातर पंजाबी थे, को अनिश्चित भविष्य का सामना करना पड़ा, क्योंकि उन्हें घातक परिणाम में शामिल होने के लिए ब्रिटिशों से प्रतिशोध की आशंका थी। मोहनदास करमचंद महात्मा गांधी ने राजकुमारी अमृत कौर को लिखे एक पत्र में भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आधिकारिक रुख को संक्षेप में व्यक्त किया। गांधी जी ने सुभाष बोस की देशभक्ति को स्वीकार किया, लेकिन उन्हें गुमराह माना, एक ऐसी भावना जिसे आसानी से माफ नहीं किया जा सकता था। द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ने वाले ब्रिटिश भारतीय सेना के सैनिक आईने पर अपने विचारों में विभाजित थे। कुछ ने उन्हें दंड के योग्य गद्दार करार दिया, जबकि अन्य ने उनके उद्देश्य के प्रति सहानुभूति व्यक्त की। हालांकि आईने द्वारा ब्रिटिश राज को कभी भी गंभीर खतरा नहीं था। 300 आईने अधिकारियों को आईने परीक्षणों में देशद्रोह के आरोपों का सामना करना पड़ा, जिन्हें अंततः वापस ले लिया गया। 1923 की शुरुआत में बोस ने समाजवाद और फासीवाद के संश्लेषण के प्रति अपना झुकाव व्यक्त किया, एक दृष्टिकोण जिसे उन्होंने 1933 में खारिज करने के लिए नेहरू की आलोचना की। बोस का मानना था कि राष्ट्रवाद और धर्म की अस्वीकृति के कारण भारत में साम्यवाद पनप नहीं सका, इसके बजाय उन्होंने एक संभावित सम्मेलन का प्रस्ताव रखा, साम्यवाद और फासीवाद का। 1944 में उन्होंने राष्ट्रीय समाजवाद और साम्यवाद के बीच एक संश्लेषण की वकालत की। उनका मानना था कि अधिनायकवाद भारतीय समाज की मुक्ति और पुनर्निर्माण ला सकता है। बोस ने 1930 के दशक के दौरान इटली और जर्मनी में अपनाए गए सत्तावादी तरीकों की प्रशंसा की, उन्हें स्वतंत्र भारत के निर्माण के लिए मॉडल के रूप में देखा। आपने सुनी महान स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस की जीवनी पर आधारित धारावाहिक नेताजी की 8वीं कड़ी। 9वीं कड़ी के लिए आगे का वीडियो देखें। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।